आज हम एक ऐसे देशभक्त की बात करेंगे जिनके द्वारा किया गया कार्य उनके जाने के बाद भी आने वाले भविष्य में आपको बता दें कि जब तक ये देश भारत रहेगा तब तक उनका नाम लिया जाएगा। आज हम उन्हीं शख्स के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है भगत सिंह। आज हम भगत सिंह की उन अनसुनी कहानियों को बताएंगे जिनके बारे में समाज के हर एक वर्ग, चाहे वो युवा हो या किसी भी वर्ग का हो, जानना चाहिए। आज हम जानेंगे कि भगत सिंह जो है अपने जीवन में किस तरीक़ा से जो है आज़ादी, जो हमारा आज़ादी था, आज़ादी के लड़ाई में किस तरीक़ा से योगदान दिए थे, इनके द्वारा क्या क्या कार्य किया गया था, हर एक पहलुओं को समझेंगे जो एग्ज़ाम में आता है, जो एक समाज के वर्ग को जानना चाहिए, अपने समाज में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम आज जानेंगे इस महत्वपूर्ण बिंदुओं को कि आज इस सेशन में हम क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम जानेंगे भगत सिंह चैप्टर। आज हम जो टॉपिक लिए हैं उसका नाम भगत सिंह है, और जानेंगे भगत सिंह की प्रारंभिक जीवन के बारे में, यानी कि उनका जीवन प्रारंभिक रूप से किस तरीक़ा से था। इसके बाद हम जानेंगे कि आज़ादी के प्रति जो भगत सिंह थे, इनका सोच किस तरीक़ा से बदला, क्यों इनका लगाव आज़ादी के प्रति इतना अधिक हुआ, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि भगत सिंह द्वारा जो उग्र क्रांति की गई थी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई, इन क्रांतियों को हम जानेंगे और समझेंगे कि इन क्रांतियों को किस तरीक़ा से भगत सिंह अंजाम दिए। उसके बाद हम जानेंगे कि भगत सिंह की गिरफ्तारी और फांसी की अनसुनी कहानी। गिरफ्तारी के बाद भगत सिंह जो 2 साल तक जेल में रहे थे, उस कहानी को जानेंगे, जो एक अनसुनी कहानी है कि भगत सिंह जो जेल में रहे, तो जेल में क्या क्या उनके साथ घटना हुआ, क्या वाक़या हुआ, भगत सिंह क्या बताएं, उसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद जानेंगे कि जब भगत सिंह को फांसी दी गई तो उनके मृतक शरीर के लिए किस तरीक़ा से लोगों में एक जुनून था कि उनके मृतक शरीर को जो है हम पा सके ना। और इन सब के बारे में एक एक करके जानकारी को हम जानेंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस बात को जानेंगे कि भगत सिंह की जो प्रारंभिक जीवन थी, तो आपको बता दें कि वर्तमान के पाकिस्तान के बांग गांव में, पाकिस्तान का एक बांग गांव था, वहां पे भगत सिंह जो थे 27 सितंबर 1907 को इनका जन्म होता है। और इनकी अगर हम मृत्यु की बात करें तो शायद ही कोई भारतवासी हो जो इनकी मृत्यु को भूल सकता है। जो इनकी फांसी की डेट थी 23 मार्च 1931 था। तो ये थी भगत सिंह की प्रारंभिक जीवन। भगत सिंह की अब हम बात करते हैं कि वो भगत सिंह जो थे वो आज़ादी की लड़ाई में किस तरीक़ा से अपना योगदान दिए, किस तरीक़ा से आज़ादी के लड़ाई में जो है वो उनको आना पड़ा। ऐसा नहीं था कि वह अचानक आए हैं, आज़ादी के प्रति उनका लगाव शुरू से ही था, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ जीवन में आते हैं, उसके बाद जो व्यक्तित्व होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसमें अग्रणी होता है। तो अगर हम बात करें आज़ादी के प्रति सोच में बदलाव की, तो 2 घटनाएं ऐसी होती है जो भगत सिंह आज़ादी में आते हैं। एक पहली घटना की हम बात करें तो इतिहास में इस घटना को भी नहीं भुलाया जा सकता है। वो दिन था 13 अप्रैल 1919 का दिन था, जब अमृतसर के जालियांवाला बाग में अंग्रेज ब्रिटिश जो अधिकारी थे उसके द्वारा निर्दोष भारतीयों को गोली मार करके भून दिया गया था। बहुत सारे निर्दोष भारतीय मरे थे।
और इसी घटना को देखने के लिए भगत सिंह, आपको बता दें कि जब ये घटना हो रही थी तो भगत सिंह उस समय लाहौर के सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। इस जालियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए भगत सिंह 40 किलोमीटर पैदल चल करके अमृतसर आते हैं। इससे इस बात का पता चलता है कि इनमें कितना देश के प्रति लगाव था कि लोगों के मृतक शरीर को देखने के लिए आए कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। जब भगत सिंह अमृतसर में पहुँचते हैं, जालियांवाला बाग में जाते हैं, तो वहाँ पड़े लाशों को देख करके इनके मन में एक अलग सी विचलन आती है और इस समय इनके द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जाता है। और उस समय इनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो कॉलेज लाहौर के सेंट्रल कॉलेज को इन्होंने त्याग दिया और नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसका आगे चल कर के योगदान जो है महात्मा गांधी में के जो असहयोग आंदोलन था उसमें नौजवान भारत सभा जो है अपना योगदान दिया। तो यहाँ से एक बदलाव आया, जो बदलाव था मुख्य रूप से आज़ादी के प्रति कि अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए। दूसरा बदलाव तब आया जब एक घटना घटी। यूपी का एक जगह था जिसका नाम था चौरी चौरा जगह। यहाँ पर किसानों के द्वारा, किसान सभा के द्वारा जो है ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस विरोध प्रदर्शन में ब्रिटिश अधिकारी जो थे 2 किसानों को गोली मार दिए। इससे किसान उग्र हो गए और उग्र होने के बाद किसान जो पुलिस थाना था, चौकी था, उसको आग लगा दिए। आपको बता दें कि इस आगजनी में एक थानेदार समेत 21 सिपाही जो हैं वो मारे गए थे। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी किसानों का समर्थन नहीं दिए और इस किसान सभा में एक ऐसे भी व्यक्ति शामिल थे जिनका नाम भगत सिंह था। और जब गांधी जी इन किसानों को समर्थन नहीं दिए तो भगत सिंह गांधी जी से बहुत ही निराश हुए और इसके बाद भगत सिंह में एक बहुत बड़ा बदलाव आया कि भगत सिंह जो थे वो अहिंसात्मक रूप को छोड़ करके सशस्त्र विद्रोह करना चाहते थे। वो क्रांतिकारी, कहने का मतलब उग्र क्रांति के रूप में देश को आज़ाद करना चाहते थे। यहाँ से एक बदलाव आया। अब ज़रूरत थी कि भगत सिंह जो है उग्र क्रांति करे और देश को आज़ाद में योगदान दे। तो इन्हें ज़रूरत थी एक ऐसी संस्था की जो इस गतिविधियों के कार्यों में संलग्न हो। तो आपको बता दें कि इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से होती है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक थे। जब इनकी मुलाकात चंद्रशेखर आज़ाद से होती है और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों के साथ मिल करके भगत सिंह जो थे और उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इस उग्रवादी गतिविधियों में भगत सिंह द्वारा मुख्य रूप से 2 कार्य किए गए जो अंग्रेज़ों की नींव हिला दी थी। उसमें पहला कार्य था लाहौर पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या। यानी कि कहने का मतलब कि भगत सिंह जो थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के साथ मिल करके, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे, उसके साथ मिल करके लाहौर पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की हत्या जो है 1928 ईस्वी में कर दी। आपको बता दें कि जो सॉन्डर्स था वो लाहौर का पुलिस अधीक्षक था। इसकी हत्या भगत सिंह के द्वारा इसलिए किया गया क्योंकि उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में साइमन कमीशन को भेजा गया था और इसी के विरोध में लाहौर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान जो सॉन्डर्स था उसने आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जाए और इस लाठीचार्ज के दौरान आपको बता दें कि लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
इस घटना से दुखी होकर के भगत सिंह सॉन्डर्स से बदला लेना चाहते थे और उसको गोली मार करके हत्या कर दी। तो ये भगत सिंह द्वारा पहला उग्र कार्य किया गया। इसके बाद इनके द्वारा दूसरा उग्र कार्य की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश भारत सेंट्रल असेंबली यानी कि संसद भवन जो दिल्ली में था, ब्रिटिश काल का संसद भवन जो दिल्ली में था, उसमें भगत सिंह द्वारा 1929 में एक बम कांड किया गया। अगर उस बम कांड की हम बात करें तो बम कांड मुख्य रूप से किसान विरोधी बिल के विरुद्ध था। भगत सिंह भी एक नेक इंसान थे, वो भी चाहते थे कि किसी की हत्या, निर्दोष व्यक्ति की हत्या ना हो। तो जो बम है एक खाली स्थान पे छोड़ा गया था संसद भवन में, और कुछ पर्चे वहाँ उछाले गए थे जिस पर्चे में लिखा हुआ था कि बहरों को सुनने के लिए बम की ज़रूरत है। ऐसा इसलिए लिखा गया था क्योंकि किसान विरोधी बिल के विरुद्ध जो है ब्रिटिश कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। इसके बाद बम कांड के बाद जब बम फेंका जाता है तो पुलिस की टीम भगत सिंह की तरफ दौड़ती है। आप यकीन मानिए उस टाइम इतिहासकार मानते हैं कि भगत सिंह के पास इतना टाइम था कि वहाँ से भाग जाते, लेकिन भगत सिंह चाहते थे कि हम अपनी गिरफ्तारी दें, और इसके बाद भगत सिंह की गिरफ्तारी हो जाती है। और भगत सिंह को गिरफ्तार करके दिल्ली से गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार किस लिए किया जाता है तो ब्रिटिश भारत सेंट्रल असेंबली दिल्ली बम कांड में गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इनको लाहौर शिफ्ट किया जाता है। लाहौर में आपको बता दें कि 1929 से गिरफ्तारी होती है और 1929 से 31 तक लाहौर के सेंट्रल जेल में भगत सिंह रहते हैं। इतिहासकार का मानना है कि भगत सिंह का जो जेल का काल कोठरी, आपको एक जानकारी दे दे कि जो काल कोठरी था उसका नंबर 14 था। 14 नंबर काल कोठरी में भगत सिंह रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो काल कोठरी था उसकी लंबाई भगत सिंह की लंबाई से भी छोटी थी। सोचिए इस काल कोठरी में अपना जीवन 2 साल तक भगत सिंह गुजारे और कभी भी इनके चेहरे पे शिकस्त नहीं देखने को मिला। हमेशा मुस्कुराते रहते थे क्योंकि इनके मन में बस एक ही चीज़ थी कि हमें देश आज़ाद करना है। इसके बाद हम जानेंगे कि जो भगत सिंह की गिरफ्तारी हुई इसके बाद क्या हुआ। इस घटना को हम समझने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद लोगों द्वारा भूख हड़ताल किया जाता है। भूख हड़ताल में एक ऐसे व्यक्ति का भी नाम आता है जिनका नाम जतीन दास था, उनकी मृत्यु हो जाती है। भूख हड़ताल के दौरान जतीन दास की मृत्यु हो जाती है। वहीं अगर बात करें तो दिन बीतते गए, भगत सिंह जेल में दिन काटते गए। उसके बाद जो बड़े बड़े नेता थे उनके द्वारा अपील की गई, वायसराय से जाकर के मिले कि भगत सिंह को रिहाई कर दिया जाए, देश की जनता ऐसी मांग कर रही है। यह अपील की बात इतनी दूर तक गई कि लंदन में जो सुप्रीम कोर्ट था वहाँ तक बात पहुँची, लेकिन वहाँ भी 5 जजों की बेंच की बैठक हुई थी और उस बैठक में भगत सिंह को दोषी माना गया और सज़ा माफ़ करने की बात नहीं की गई। लेकिन इन सब की घटना की जानकारी भगत सिंह को नहीं थी। जब इनको पता चला कि हमारे रिहाई के लिए अपील मांगी जा रही है तो बहुत ही निराश हुए। निराश होने का एक वजह था कि इनका मानना था कि क्रांतिकारी को अगर फांसी होती है तो इससे क्रांतिकारी गतिविधि और भी तेज होगा और हमारा देश और बहुत जल्दी आज़ाद होगा। सोच के देखिए आप, एक व्यक्ति जेल में है और वो अपनी रिहाई के लिए जो लोग अपील कर रहे हैं उनसे भी नाराज़ है कि हमें देश की आज़ादी चाहिए। वो शख्स थे भगत सिंह। दिन बीतते गया, सज़ा की तारीख तय हुई और आपको बता दें कि सज़ा की जो तारीख थी 24 मार्च 1931 को सुबह 6 बजे तय की गई।
इसके बाद सज़ा की तारीख तय होने के बाद भगत सिंह के वकील भगत सिंह से मिलने आते हैं, जिनका नाम था प्रणनाथ मेहता। प्रणनाथ मेहता से मिलते हैं और प्रणनाथ मेहता भगत सिंह को कहते हैं कि हम आपके वकील थे, आपको नहीं बचा पाए, आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो भगत सिंह कहते हैं कि साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, लोगों को यही संदेश दीजिएगा। आपको बता दे कि भगत सिंह की लोकप्रियता लोगों में इतनी थी कि 24 मार्च को लोगों ने जेल के बाहर भीड़ लगाने का निर्णय लिया। ये खबर किसी तरीक़ा से अंग्रेज अधिकारियों को पता लगा। इस वजह से अंग्रेज अधिकारी जो थे वो फांसी की सज़ा जो 24 मार्च 1931 को होने वाला था उससे 12 घंटा पहले ही 23 मार्च 1931 को 7:33 पर तय किया। जब फांसी की सज़ा होने वाली थी, जब तीनों यानी कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तब बड़े ही हंसते और मुस्कुराते हुए तीनों एक दूसरे के हाथ में हाथ जोड़ करके फांसी के लिए जा रहे थे। इस वाकया को देखकर जो जेल का वार्डन होता है यानी चरण सिंह, जेल का वार्ड था, इस वाकया को देख कर के इसने कहा था कि हम अपने जीवन में 30 साल तक बहुत सारे फांसियों को देखा, पर इस तरह से कोई फांसी पर हंसते हुए चढ़ते जाते व्यक्ति को अपने जीवन काल में पहली बार देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मानो ये फांसी के लिए नहीं, कहीं माला पहनने के लिए जा रहे हैं। फांसी के पास जाते हैं, तीनों को फांसी दे दी जाती है और देने से पहले की एक बात है कि जब फांसी पर जाने ही वाले होते हैं तो भगत सिंह के द्वारा इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है कि जो जेल के दीवार के पार जाकर आवाज़ गूंजती है। इतनी जोर से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया जाता है भगत सिंह द्वारा। तो यहाँ से आप देखेंगे कि तीनों मर जाते हैं। तीनों का मृतक शरीर जो है, ऐसा नियम था कि मरने के बाद जो है परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को डर था क्योंकि उन्होंने फांसी की सज़ा एक दिन पहले ही दे दी थी, 12 घंटा पहले ही दे दी थी। अगर वो मृतक शरीर को ले जाते तो जेल के आगे बहुत संख्या में भीड़ जुटी हुई थी। इस डर के वजह से अंग्रेज अधिकारी निर्णय लेते हैं कि जेल के अंदर ही जो है इनके मृतक शरीर को जला दिया जाए। लेकिन फिर इनके दिमाग में आता है कि अगर जलाते हैं तो आग के लपटों भीड़ तक जाएगी, भीड़ में लोगों को पता चलेगा, फिर लोग आक्रोशित हो जाएंगे। इस डर की वजह से सोच के देखिए एक बार, भगत सिंह की लोकप्रियता लोगों में इतनी थी कि एक भीड़ जो था उनके लिए बेकाबू था। और इस डर से अंग्रेज अधिकारी इतने डरे हुए थे कि इनके मृतक शरीर को जेल की जो पिछला दीवार होता है उसको तोड़ करके ट्रक पर लादा जाता है। इनके मृतक शरीर को, वो भी बहुत ही अपमानपूर्ण तरीके से लादा जाता है। और इसके बाद सतलज नदी के किनारे जो है, जो कि सतलज नदी है, उसके किनारे ले जाया जाता है। और सतलज नदी के किनारे जैसे तैसे इनके शरीर को आधा अधूरा जलाया जाता है, लेकिन वो भीड़ किसी तरीक़ा से पता चल जाता है, वो भीड़ वहाँ भी पहुँचता है
तब अंग्रेज अधिकारी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इनके मृतक शरीर को अच्छे तरीके से संपूर्ण क्रिया विधि के हिसाब से जलाया जाता है। इसके बाद इनकी लोकप्रियता की एक और इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इनकी मृत्यु हो गई, पैतृक शरीर को जो है जला दिया गया, तो जलाने के बाद लाहौर में 3 दिनों तक बहुत बड़ी संख्या में शोक सभाएं चली। बहुत बड़ी संख्या लोग उजला कपड़ा और महिलाएं जो तो काले कपड़े में शोक सभा में शामिल हुई। बहुत बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जुटा। इस तरीक़ा से देश की एक वीर सपूत, देश के एक दीपक जो आज़ादी की लड़ाई के लिए लड़ रहा था, वो बुझ गया। लोगों की आंखें नम हो गई। लेकिन आपको बता दें कि जो भगत सिंह का कार्य था, लोगों के दिलों में उनके लिए जो जगह बनी, वो आने वाले दिनों में ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश साम्राज्य को भारत से उखाड़ फेंकने में एक बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी भगत सिंह हमारे और इस पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में साबित हुए। इतनी सी कम उम्र में ये ऐसा कार्य कर गए जो शायद एक पूरे जीवन जीने के बाद भी कोई ये काम इंसान नहीं कर सकता है। इनकी एक और घटना थी, शायद बीच में हम कहना भूल गए, अभी यहाँ उसको बोलेंगे कि 12 वर्ष की अवस्था में तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। 17 वर्ष की इनकी उम्र थी जब इनकी माँ कही थी कि शादी कर लो, तो इन्होंने माँ को जवाब दिया था कि आज़ादी ही मेरी पत्नी है। तो उम्मीद करते हैं कि भगत सिंह की ये कहानी आपको पसंद आएगी, आपको कुछ प्रेरणा दे करके जाएगी। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।